स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 देखेंगे जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड एक्सरसाइज है और ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक का है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, आप जानते होंगे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये फार्मूला दिया है। मैं सारी चीज़ों को पढ़ूंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। जो मेन चीज़ें हैं और जो क्वेश्चन का सलूशन है उसको बताऊंगा, बाकी चीज़ें आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मीन का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक, इसमें देखिए ये जो डी है ये डेविएशन है। तो जब डेविएशन हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो क्लास मार्क की वैल्यू होती है, जो एक्स आई होता है, उसमें से ए को हम माइनस करते हैं। ठीक, तो वही लिख रहा है कि डेविएशंस आर डी आई आर द डेविएशंस फ्रॉम ए ऑफ, मतलब किस वैल्यू से हम ए को माइनस करके डेविएशन फाइंड करते हैं। तो हम ए को कहाँ से माइनस करते हैं, हम क्लास मार्क में से माइनस करते हैं और क्लास मार्क ही मिड वैल्यू या मिड पॉइंट ऑफ द क्लास कहलाता है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आइए। वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, While computing mean of group data, we assume that the frequencies are। तो जब हम ग्रुप डेटा में मीन निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना, एफ आई एक्स आई। तो फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई एक्स आई में होता है और ये एक्स आई जो वो क्लास मार्क होता है। तो वही इसमें ऑप्शन दिया है कि सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरऑल क्लास, सेंटर्ड एट अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये सब मत लगाइएगा। ठीक है, सेंटर्ड एट द, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई क्लास मार्क में करते हैं, तो सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। इसका सेंस ये है कि हम जो फ्रीक्वेंसी लेते हैं वो क्लास मार्क के अकॉर्डिंग उसको वहाँ लिया जाता है। ठीक है, क्लास मार्क में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब आइए यहाँ ये कह रहा है कि एक्स आई क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट में क्लास मार्क है ऑफ द क्लास इंटरवल्स ऑफ ग्रुप डेटा। एफ आई आर द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एंड एक्स मीन इज़ द मीन। एक्स मीन इज़ द मीन, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको कह रहा है कि ये मीन है। ठीक, देन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स मीन इज़ इक्वल टू। तो आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, सिग्मा ब्रैकेट में एफ आई एक्स आई माइनस एक्स मीन। तो आप जानते हैं जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये आएगा एफ वन एक्स वन माइनस एक्स मीन, ठीक है, प्लस f2 x2 माइनस एक्स मीन, और ऐसे ये चलता चला जाएगा और लास्ट वैल्यू इसकी जो होगी वो होगी fn xn माइनस एक्स मीन। ओके, यहाँ समझिए 1 से लेकर के n तक की वैल्यू पुट की गई है। ठीक, जैसे ये दिया नहीं है, यहाँ दिया रहता है कि i कहाँ से कहाँ तक लेना है। ठीक है, तो हम ये i यहाँ 1 से n तक लेंगे या 10-20 टर्म तक भी लेके 2 4 5 टर्म तक भी लेकर के समझ सकते हैं। ठीक, तो अब ये फिर कैसे लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस fn xn। ठीक है, और इसके बाद ये देखिए x मीन हर जगह है और उसके पहले माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और ये x मीन और ऐसे ही ये कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा। n टाइम्स का सेंस ये है कि हम वैल्यूज कितने भी टाइम्स लेके इसको समझ सकते हैं, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, जैसे आप जानते हैं कि 2 को अगर हम 5 टाइम्स ऐड करें तो 2 इंटू 5 कर सकते हैं। जैसे मान ली 3 टाइम्स 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 को हमने 3 टाइम्स ऐड किया तो इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही एक्स मीन n टाइम्स ऐड हुआ है तो एक्स मीन इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो यानी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, तो ये एन एक्स मीन हो गया, या n की जगह पे हम f भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या है, तो आप पढ़े होंगे x मीन का जो फार्मूला होता है वो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट 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 fn xn अपान, यहाँ नीचे हम लिखते हैं टोटल सिग्मा एफ आई लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ आई लिख सकते हैं या सिंपली हम इसको f भी मान सकते हैं। यहाँ f जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है,
एफ़ यहाँ क्या है, जो सिग्मा एफ आई के जहाँ पर मैंने एफ लिखा है ये टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा एफ एक्स मीन इज इक्वल टू f1x1 प्लस f2x2 प्लस डॉट 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 प्लस fn(xn). एक बात और ध्यान देना है बच्चे, जैसे जो MCQs का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कोई MCQs में ही आएगा, वो 2 नंबर का आ सकता है, 3 नंबर का आ सकता है, तो उसका सलूशन जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके जगह पे ये fx मीन आ गया, तो यहाँ भी हम fx मीन रख सकते हैं और इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो इसमें अब कौन सा ऑप्शन सही है, अब देखिए ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, आइए नेक्स्ट, इन द फार्मूला, तो इस फार्मूले में कह रहा है कि फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यू आई। तो यू आई क्या होता है, आप जानते हैं यू आई हम स्टेप डेविएशन में यूज करते हैं, और यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। इसमें लिखा हुआ है, ये जो डेटा दिया है इसके बाद ये क्वेश्चन है कि द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास का लोअर लिमिट लेना है और मॉडल क्लास का भी लोअर लिमिट लेना है, और उनका फिर क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो सम कैसे करेंगे, तो सम के पहले हमको मीडियन क्लास का लोअर लिमिट चाहिए और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट चाहिए। तो इसके लिए पहले हमको मीडियन क्लास और मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। तो मॉडल क्लास निकालना बहुत इजी होता है। मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 है, तो इसी के सामने वाला क्लास मॉडल क्लास हो जाएगा और इसका लोअर लिमिट 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 15 लिख लेंगे, ये लोअर लिमिट हो गया मॉडल क्लास का। ठीक, अब हम जानना चाहते हैं कि मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा। तो मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा उसके लिए पहले हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए इस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसके पहले के जितने फ्रीक्वेंसीज होंगे उनको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसके पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही हो जाएगा। फिर सेकंड में जाएंगे तो इसके पहले ये 10 है तो 10 को इसमें ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। फिर थर्ड में जाएंगे तो 25 प्लस 12 ये 37 आ जाएगा। फिर 37 ही आएगा ना ये, हाँ 5 2 7 और 2 1 3। ठीक है, फिर इसमें 20 ऐड करेंगे तो ये 57 आएगा, और फिर 57 में 9 ऐड करेंगे तो 66 आएगा। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि मीडियन क्लास निकालने के लिए हमको n/2 करना पड़ता है। तो n/2 करेंगे तो 66/2 कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 33 आ जाएगा। ठीक है, 33 आएगा। और कैसे मीडियन क्लास पता करते हैं, तो n/2 से जस्ट ग्रेटर वाला क्लास चाहिए, यानी कि 33 से ग्रेटर होना चाहिए। 33 से जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाला क्लास मीडियन क्लास हो जाएगा। तो यहाँ तक 25 है तो ये तो 33 से छोटा है, तो इसके बाद वाला जो है 37 है तो ये 33 से ग्रेटर है, तो इसी के सामने वाला क्लास मीडियन क्लास होगा। तो 10 to 15 मीडियन क्लास होगा और इसका लोअर लिमिट 10 है। तो फिर यहाँ जब हम इसको ऐड करेंगे 15 में 10 ऐड करेंगे तो 15 + 10 25 आएगा, और ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फिर इस टेबल में क्या पूछ रहा है, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो अभी मैंने बताया मीडियन क्लास निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इसकी क्यूमुलेटिव वही हो जाएगी। फिर जब यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने जाएंगे तो इसमें ये पीछे वाला फ्रीक्वेंसी भी ऐड होगा। तो ऐसे जब ऐड करके हम निकालेंगे तो सारे क्लासेस की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो ये लास्ट क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 57 आ रही है, और लास्ट क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमको n/2 निकालना पड़ेगा मीडियन क्लास जानने के लिए। तो 57/2 होगा, ये 28.5 आएगा। और अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया है कि इससे जस्ट ग्रेटर वाला फ्रीक्वेंसी चाहिए हमको। ठीक है, तो 28.5 से बड़ा, तो ये तो यहाँ 13 है, ये 23 तक है, और ये 38 है। तो ये 28.5 से जस्ट ग्रेटर चाहिए, तो हम ये 38 वाला लेंगे। जस्ट ग्रेटर मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा जो इसमें मिलेगा वही लेंगे ना। अब ये नहीं कि 28.5 से जस्ट ग्रेटर आप 29 या 28.6 समझिए। इसका सेंस ये है कि इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो इसमें तो मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा नहीं, सब छोटे हैं। तो फिर यही वाला है ना इसके बाद, तो यही है ग्रेटर 28.5 से, तो यही वाला हमको इसी के सामने वाला क्लास लेना है 12 to 17। ठीक है, तो पूछ रहा है अपर लिमिट इसका क्या होगा। तो अब ये जो डेटा है ये डिसकंटिन्यूअस डेटा है, तो इसको आपको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
तो जैसे यहाँ 17 है 18 है, इनके बीच 1 का गैप है, तो उसका हाफ कर देते हैं तो 0.5 आएगा। तो इस वाले में 0.5 जोड़ेंगे, इस वाले में 0.5 माइनस करेंगे, तो जब इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 17.5 हो जाएगा। तो 17.5 ही अपर लिमिट होगा मीडियन क्लास का। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लेस देन टाइप और मोर देन टाइप वाले टेबल का प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है अगर आपको सही से इसकी समझ नहीं है, ठीक है, सही समझ नहीं है इसकी तो आप फंस जाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे ये लिखा है ना बिलो 10 बिलो 20, तो ये जो टेबल है ये फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है। ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है दिस इज़ नॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज़ दीज आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना, हमको क्या करना है, मॉडल क्लास इसमें चाहिए। तो मॉडल क्लास के लिए पहले तो हम इसको क्लासेज में कन्वर्ट करेंगे। तो क्लास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, तो इसमें अंतर कितने का है, 10-10 का है। तो हम क्लास साइज़ भी 10 का ले लेंगे। तो बिलो 10 को हम लिख लेंगे 0 to 10, बिलो 20 को लिख लेंगे 10 to 20, और ऐसे ही नीचे भी लिख लेंगे, ठीक है। अब इधर जो है हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो जैसे यहाँ समझिए बिलो 10 में 3 है, ठीक है। अब ये जो सेकंड क्लास है 10 to 20 मैंने बनाया है, तो 10 to 20 का सेंस हुआ कि इसमें 10 वाले आएंगे और 10 से ज़्यादा वाले आएंगे, मतलब 10 से लेस वाले इसमें नहीं आएंगे। तो 10 से लेस वाले कितने हैं, 3 हैं। और इस वाली फ्रीक्वेंसी में ये बिलो 10 और बिलो 20 दोनों आया हुआ है। लेकिन जब हमने इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया तो अब इसमें हमको 10 और 10 से ज़्यादा चाहिए, 10 से कम वाला नहीं चाहिए। तो 12 में से 3 माइनस करेंगे, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। और यही प्रोसेस आगे भी फॉलो करेंगे, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमको मिल जाएंगी। अब मॉडल क्लास चाहिए, तो मॉडल क्लास कौन सा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें ये 30 है, 30 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसके सामने वाला क्लास मॉडल क्लास होगा, 30 to 40 मॉडल क्लास हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चे। दिया है कंसीडर द डेटा। अब ये डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताया था, आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं फिर से। तो पहले उसमें हमको मॉडल क्लास और मीडियन क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से दिया है डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जब हम मीडियन क्लास निकाल लेंगे तो उसका अपर लिमिट ले लेंगे और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट ले लेंगे। तो मॉडल क्लास निकालना तो इजी है, वो तो आसानी से हम टेबल से ही देख के निकाल लेंगे। लेकिन जब हम मीडियन क्लास निकालने जाएंगे तो पहले हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, फिर n/2 करना पड़ेगा, टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ, और उससे जस्ट ग्रेटर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी के सामने वाला क्लास मीडियन क्लास होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में किया गया था वैसे ही उसको भी करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दिया है द टाइम्स इन सेकेंड्स टेकन बाय 150 एथलीट्स टू रन 110 मीटर हर्डल रेस आर टेबुलेटेड बिलो, ठीक है। ये ऐसे दिया हुआ है डाटा। फिर लिख रहा है द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला जो क्लास है ये लेस देन 14.6 का है, ये भी लेस देन 14.6 का है, ये भी लेस देन 14.6 का है, और यह क्लास भी लेस देन 14.6 का ही है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें जानते हैं कि हम जो कंटिन्यूस डाटा होता है तो इस वाले में हम 14.6 को इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ये लेस देन 14.6 तक का यहाँ तक है, ये सारा आप जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 82 आएगी। तो ये वाला ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये MCQ में तो काम आ ही रहा है। मीन मीडियन मोड निकालने के समय भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। स्पेशली मीन में या मीडियन में
कहीं भी मोड में भी दे दिया जा सकता है। तो दिक्कत क्या है ना कि जैसे पहले तो यहाँ लेस और मोर दिया रहता है तो उसको हमको क्लास इंटरवल में चेंज करना है, ठीक है। और दूसरी समस्या इधर है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बिलो वाला लगवाया था, उसमें बिलो 10 बिलो 20 ऐसे दिया था, ये मोर देन वाला है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो जब भी मोर देन और बिलो वाला है क्वेश्चन, आप समझ जाइए कि उसमें जो है जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ नॉट फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो अब इसमें पहले हम क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 0, ये 0 के बाद 10 20 30, तो इनमें 10 का गैप है तो क्लासेज में 10 का गैप हो जाएगा। तो ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और ऐसे यहाँ 50 to 60 हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे 0 to 10 हुआ, तो मोर देन आर इक्वल लिखा है। तो ये जो लोअर लिमिट्स होते हैं कंटिन्यूस डाटा में, ये भी लिए जाते हैं और इनसे बड़े वैल्यूज़ भी लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं मोर देन आर इक्वल टू। ये गैप हमने जो साइज़ है 10 का क्यों लिया, क्योंकि इधर हमको इसके बीच और इसके बीच और आगे भी दो कंसेक्यूटिव ये जो वैल्यूज़ हैं मोर देन वाले में, इनके बीच 10 का डिफरेंस दिख रहा है, तो साइज़ क्लास साइज़ भी 10 का ही होगा। अब इधर हम इसको फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालेंगे, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे दिया है ना मोर देन आर इक्वल टू 0, तो ये जो 63 है ना, तो मोर देन में ये सारे आ जाएंगे, मोर देन 0 में ये सारे आ जाएंगे, मोर देन 0 में ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम क्लास बना देंगे 0 to 10, तो अब इसमें वही आएगा जो 0 से मोर हो लेकिन 10 से क्या हो, लेस हो, 10 से लेस होना चाहिए। तो ये वाला जो लाइन है ये 10 से मोर का लाइन है और इसमें हमको 10 से लेस का लेना है। तो ये 58 ऐसी फ्रीक्वेंसीज है जो 10 से मोर है, लेकिन हमको फर्स्ट वाले में 10 से लेस वाला चाहिए, ठीक। तो हम 63 में से 58 को माइनस करेंगे और ऐसे आगे भी माइनस करते चले जाएंगे, तो ये वैल्यूज हमको मिलेंगे, यही फ्रीक्वेंसी है। तो पूछ रहा है इसमें द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40 वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है इफ़ एन इवेंट कैन नॉट आकर देन इट्स प्रोबेबिलिटीज़। कह रहा है कि यदि एक इवेंट नहीं प्राप्त हो सकता, वो घटित नहीं हो सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप जानते हैं 0 हो जाएगा, ठीक है। जो इवेंट हैपन नहीं होगा दैट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 0। फिर यदि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 से लेके 1 तक लाई करती है, ठीक है। तो ये 1/3, ये 0 से 1 के बीच में है, ये भी 0.10 और 1 के बीच में है। 3% मतलब आप जानते हैं 3/100 डिवाइड करेंगे तो 0.03, ये भी 0-1 के बीच में है। यहाँ 17/16 है, तो 17 न्यूमरेटर है और 16 डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो जब न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करेंगे, बड़े न्यूमरेटर में छोटे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो ये 1 से अधिक हो गया, तो 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो यही नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। लिखा है एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन। वेरी अनलाइकली टू हैपन का मतलब होता है, वेरी अनलाइकली टू हैपन का मतलब होता है कि ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, वेरी लेस चांस है इसका। तो अब इसमें कोई ऐसा वैल्यू नहीं दिया है जिससे हम प्रोबेबिलिटी निकालें, लेकिन ऑप्शंस में वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो यहाँ क्या करना है, हमको ये देखना है कि ये जो कंडीशन दिया है इसके अकॉर्डिंग इसमें सबसे सूटेबल प्रोबेबिलिटी क्या लग रही है। तो ऐसा इवेंट जो अनलाइकली टू हैपन है, वेरी अनलाइकली टू हैपन है, मतलब जिसके होने के चांसेस बहुत कम है, तो इसमें जो सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला करेक्ट है, ठीक। अब यहाँ आ जाइए, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ P, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी। तो इसको हम समझेंगे, जैसे हम ये लिखते हैं ना, हम लिखते हैं PE + PE नॉट लिखा जाता है और ये 1 के इक्वल होता है। तो ये इवेंट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। इसी को लिखने का एक और तरीका है, PE + PE डैश दिस इज़ इक्वल टू 1।
अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो पी ई डैश कितना हो जाएगा 1 माइनस पी ई। तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चूंकि यहाँ दिया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज स्मॉल पी, तो स्मॉल पी इसके जगह पे वैल्यू दिया है, तो 1 माइनस इसके जगह पे हम स्मॉल पी रख लेंगे, ठीक है। तो पी ई डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस पी। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, वेरी गुड क्वेश्चन इट इज़। ओके, देखिए क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज के रूप में अगर एक्सप्रेस करें और किसका, किसी पर्टिकुलर अकरेंस का, ठीक है, तो कैन नेवर बी। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है, और अगर परसेंटेज के रूप में चेंज करें तो ये 0% आएगा और ये 1 का मतलब 100%। अब देखिए कई बार जो है किसी MCQs के क्वेश्चन में आपको अगर दुविधा हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, आपका बोर्ड एग्ज़ाम बस 17 को है, आप इसको ध्यान देंगे। अगर आपको किसी ऑप्शन में दुविधा हो तो उसमें ये देखना चाहिए कि इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो जैसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज के रूप में 0 और 100% के बीच में होना चाहिए। तो कह रहा है लेस देन 100, सही बात है, ये तो होगा ही। फिर ग्रेटर देन 1%, तो ग्रेटर देन 1% हो ही सकता है क्योंकि वो 100 से छोटा है और 0 से बड़ा है। फिर ये लिखा है एनीथिंग बट अ होल नंबर। अब यहाँ क्लियर नहीं किया है, जैसे कई लोग कह सकते हैं कि जैसे जनरली होल डिजिट जो होता है, अगर डिजिट की बात करते हैं तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। होल डिजिट 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, लेकिन अगर होल नंबर की हम बात करें तो वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो अगर कोई इसमें कहे कि जैसे हम 150% अगर ले लें, जैसे 150% ले लिया, तो फिर 150 बट्टे 100 आ गया, तो फिर तो ये 1.5 आ गया, 1.51 से ज़्यादा हो गया। लेकिन इसमें इसके कहने का सेंस ये है कि कुछ भी होगा बट होल नंबर होगा। जैसे मान लीजिए 10 क्या होल नंबर, तो 10% तो हो ही सकता है, 9%, 8%, 15%, 17%, 25% तो वो हो सकता है ना। तो इसलिए ये इस ऑप्शन में दुविधा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके कहने का सेंस ये है कि वो होल नंबर अगर है, अब ऐसा तो नहीं कहा कि वो 100 से एक्सीड कर रहा है, ऐसी बात तो कहा नहीं है। तो हम उन्हीं होल नंबर्स को इसमें कंसिडर करें जो 100% तक जाएँ, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100% लेते हैं तो 100% का 100 मिलेगा। अब 100% से ज़्यादा एक्सीड होंगे तब तो वो इस रूल को वायलेट करेगा। तो इसमें ऐसी बात नहीं सोचना है कि होल नंबर और आगे जाएगा तो फिर वो 1 से एक्सीड कर जाएगा या 100% से एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 20%, 25%, ये क्या है, सब होली नंबर है ना। और फिर होल नंबर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। जैसे हम रेशनल नंबर लें, जैसे मान लीजिए हम 1/2% लेते हैं, तो 1/2% का मतलब क्या हुआ, 1/2 गुणे 1/100, तो 1/200 आया। तो इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन दिया है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जो कहा है कि कैन नेवर बी, मतलब ये तो हो सकता है ना, कौन इसमें नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए लिखा है एनीथिंग बट अ होल नंबर, तो होल नंबर 10% है, तो 10% हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसको हम कैन नेवर कहेंगे। 70 क्या है, 70 क्या है, होल नंबर है, तो 70% हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसको हम नेवर तो बोलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए हम 30% लेते हैं, तो 30 क्या होल नंबर है, तो 30% हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, उसको कैन नेवर तो बोलेंगे नहीं। तो कैन नेवर कहाँ बोल सकते हैं, बस यहीं बोल सकते हैं कि लेस देन 0 कभी नहीं होगा, तो कैन नेवर इसके लिए होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ठीक है। फिर ये देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, इफ़ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए देन, तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाइज करती है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ये सब इजी है इसलिए। तो इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बॉट, तो मान लिया कि उसने x टिकट खरीदा और टोटल टिकट की संख्या कितनी है, 6000 है। तो ये फेवरेबल हो गया, टोटल हो गया, और फेवरेबल अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा, इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन ये बच गया, इसको हम देखेंगे। बाकी इधर जो 2 क्वेश्चन था मैंने छोड़ दिया, इजी है। जैसे इसमें दिया है अ स्कूल हैज़ 5 हाउसेज ABCDE, अ क्लास हैज़ 23 स्टूडेंट, ठीक है। एक क्लास में 23 स्टूडेंट हैं, ठीक। अ स्कूल हैज़ 5 हाउसेज, स्कूल में 5 हाउसेज हैं ABCDE, और एक क्लास में 23 स्टूडेंट हैं, ठीक। 4 फ्राम हाउस ए, तो ए में कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। 8 फ्राम बी, बी में कितने हैं, 8 हैं।
5 फ्राम सी, सी में कितने हैं 5 हैं, ठीक है। 2 फ्राम डी, डी में कितने हैं 2 हैं। एंड रेस्ट फ्राम हाउस ई, तो आप इसको जोड़िए, ये आएगा 4 8 12, 12 5 17, 17 2 19 और टोटल 23 है। तो 19 को 23 में से माइनस कीजिए, यानी कि ई में कितने आएंगे 4 स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अ सिंगल स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक बच्चे को सेलेक्ट किया जा रहा है। एट रैंडम का मतलब आप जानते होंगे, जैसे किसी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो जैसे किसी घटना को हम पहले ही जान जाएं, समझ जाएं, देख जाएं, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। मतलब उस स्टूडेंट को बिना हम पहचाने, बिना देखे, ऐसे रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे रैंडम का एक सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए एक बैग में कुछ बॉल्स रखे हुए हैं और अगर आप देख को उन बॉल्स को अगर आप देख के निकाल रहे हैं तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। बिना देखे आप झोले में हाथ डाल रहे हैं, उस बॉल को निकाल रहे हैं, तो दैट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज़ नॉट फ्रॉम ए बी एंड सी, तो ए बी सी से ना हो, तो ए बी सी से कब नहीं होगा, जैसे ए में 4 है, बी में 8 है और सी में 5 है, तो इन टोटल ये तीनों कब नहीं आएंगे, जब ये दोनों आएंगे, कौन से, डी और ई के। तो ए बी सी वाले ना हो, नॉट फ्रॉम, ठीक है। तो ये कब नहीं होंगे, जब डी और ई से स्टूडेंट आएंगे। तो डी और ई में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 6, तो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सेलेक्टेड स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम ए बी सी, तो ये नहीं होंगे, तो ये होंगे, तो टोटल कितने हो गए 4 to 6 और आउट ऑफ, जैसे ये तो फेवरेबल हो गया, टोटल आउटकम कितना है 23, तो 6/23 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इन सारे क्वेश्चंस को आप देखिए अच्छे से, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये आपको काम देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, ये आप कर लेंगे, इसलिए मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 21 ये लिखा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द इवेंट ई इज दैट कार्ड, आगे लिखा है द इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट्स, ठीक है। तो हमको ऐसे इवेंट को देखना है, वो इस ऐसे कार्ड को देखना है जो कि क्या ना हो, वो हार्ट का एस ना हो। तो आप जानते हैं कि हार्ट में टोटल 13 कार्ड होते हैं, हार्ट में टोटल 13 कार्ड होते हैं और 13 कार्ड में 1 एस होता है और टोटल 52 कार्ड होते हैं, तो 52 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आएगा 51। तो ये कह रहा है कि जो हम इवेंट देख रहे हैं उसमें, उस इवेंट में हार्ट का एस नहीं आना चाहिए, मतलब सिर्फ एक कार्ड नहीं आ सकता, तो बाकी कितने आ सकते हैं 51 आ सकते हैं। तो इसको अब ऐसे समझें कि बाकी 51 अगर आते हैं तो ये नहीं आएगा, ठीक। तो लिखा है द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, तो द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा ना। अरे यही 51 आएंगे, यही आउटकम्स आएंगे, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ 51 हो गए, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है 22 वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035, द नंबर ऑफ बैड एग निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। तो आप मान लो नंबर ऑफ बैड एग है तो उसकी संख्या आप मान लीजिए x है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो x अपॉन टोटल कितना है 400 है, तो 400 रख लीजिए और इसी के बराबर क्या है 0.035, ठीक है। ये कह रहा है नंबर ऑफ बैड एक्स, तो नंबर ऑफ बैड एक्स आप एक्स मान लीजिए और टोटल एक्स 400 हो गया। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल, और इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल आ रही है 0.035 की इक्वल आ रही है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपको 14 मिलेगा, ठीक है। आप गुणा करिए, 4 × 25 = 20, 2 4 3 12 2 14, यही वाला आएगा, ठीक है।